अस्सलाम वालेकुम। एज़ अ बिगिनर आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपको कोई ऐसा सिंपल मेथड मिल जाए जिससे आप अपनी इंग्लिश कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकें। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए ये मैंने 1 घंटे का कोर्स बनाया ताकि आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करें। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है यूज्ड टू। तो अब आप में से कोई शायद ये ज़रूर सोचेगा कि एज अ बिगिनर मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, यूज्ड टू यानी कोई नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा, क्योंकि जब कभी भी आफ्टर आई थिंक वाचिंग दिस वीडियो आप कोई किताब उठाना, आप कोई आर्टिकल्स पढ़ना, आपको ये चीज़ें ज़रूर वहाँ मिलेंगी। मसला हमारे साथ क्या होता है, एज ए बिगिनर हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा सारा फोकस ग्रामेटिकल चीज़ों पर होता है। हमने A to Z ग्रामर चीज़ें सीखी होती हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो इंग्लिश होता है यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बनाने नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको इंग्लिश आखिर क्यों नहीं आती। तो टॉपिक पर आते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये बताना हो कि एक काम मैं पास में कर रहा था लेकिन मैं अब नहीं करता। जैसे अब इसका फॉर्मेशन समझते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट यानी मैं अगर कहूँ कि आई यूज्ड टू स्मोक, मैं सिगरेट पीता था, इट मीन्स अब नहीं पीता। आई यूज्ड टू रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता था, इट मीन्स अब नहीं पढ़ता। अब मैं एक बात पर आता हूँ, अगर आप कभी नॉवेल पढ़ें तो इस तरह की यूज्ड टू ऐसी कई चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि यूज्ड टू क्या है और बाकी चीज़ें, तो आपको नावल कहाँ समझ आए। तो मैं अपने तजुर्बे से आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। इस आप यानी एक पूरे घंटे में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको किताबों में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको अखबार वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू रीड बुक्स, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि शी यूज्ड टू लाइक मी, यानी वो मुझे पसंद करती थी। अब ये पास्ट की बात बता रहा हूँ, यानी एक वक्त था वो मुझे पसंद करती थी, इट मीन्स अब नहीं करती। ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू कराची, मैं यानी एक वक्त था मैं कराची जाता था, यानी अब मैंने ये काम छोड़ दिया, अब ये काम नहीं होता। अब आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से यहाँ सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप इस चीज़ को नोट कर लें, लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये नहीं सिर्फ देखना, बल्कि आपको प्रैक्टिकली कुछ करना भी है। आप नोट कर सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आपका टास्क सिंपली ये होगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उनका यानी उनके आप 5 या 10 सेंटेंस आप अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके सामने है गोइंग टू एंड अबाउट टू। इनका यूज़ ये है कि जो चीज़ हम मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में जो करने वाले हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं लिखने वाला हूँ, यानी मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, इट मीन्स आपने ये चीज़ किया नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आप ये चीज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मेशन यानी आई एम, आई से नहीं आई एम। मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू, उसके बाद आप वर्ब कोई भी इस्तेमाल करें। मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू गो टू कराची, मैं कराची जाने वाला हूँ। दे आर गोइंग टू राइट अ लेटर, वो ख़त लिखने वाले हैं। अब ये होंगे 2 सेंटेंस गोइंग टू के। अब अबाउट टू, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको एक बात, ठीक है। दे आर अबाउट टू राइट अ लेटर, दे आर अबाउट टू गो टू कराची, वो कराची जाने वाले हैं। तो अब दोनों के बीच में फ़र्क ये है, याद रखें, जो गोइंग टू है वो इनडेफिनेट मतलब पता नहीं कि ये चीज़ मैं कब करने वाला हूँ, कराची कब जा रहा हूँ, नो आइडिया। एक बात बता रहा हूँ आपको, एक सोच बता रहा हूँ कि मैं कराची जाऊँगा, जाने वाला हूँ। लेकिन हम जब कहते हैं आई एम अबाउट टू गो टू कराची, इट मीन्स शायद ये काम जल्दी होने वाला है, ये डेफिनेट है। तो गोइंग टू यानी एक इनडेफिनेट, जो आपको पता नहीं कि आप ये चीज़ कब करने वाले हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू किल हिम, मैं उसको मारने वाला हूँ, अब नो आइडिया मैं कब मारूंगा। लेकिन मैं कहूँ आई एम अबाउट टू किल हिम, इट मीन्स ये चीज़ जल्दी होने वाली है, यानी आगे वाले को डरना चाहिए मुझसे।
सो अब सेम चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपने भी यानी इसी हिसाब से आप 5 कह लें 10 कह लें, आप सेंटेंसेस बनाएं तो आपको ये एक लर्निंग हो जाए आपकी। तो इससे ये समझ लें कि मैं आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपने अपनी मर्ज़ी से किस तरह चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हैव एंड हैज़। अब ये जो है ये यानी एक पोजीशन ज़ाहिर करती है, एक चीज़ मिल्कियत, यानी जैसे आपके पास कोई चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, कार है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब आप हैज़ के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि शी हैज़ अ कार, शी हैज़ अ पेंसिल, यानी उसके पास पेंसिल है। अब मैं साइड में यानी यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ें रखने वाला हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हैव कहाँ, हैव के साथ कौन सा सब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना है, वो हैज़ के साथ। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, यानी एक जस्ट एक लिस्ट है, आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि आपको हैज़ के साथ कौन सा सब्जेक्ट और हैव के साथ। तो सेंटेंसेस और भी हैं, लाइक आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, अली हैज़ अ मोबाइल, ही हैज़ अ बाइक। तो इस तरह ही आपको सेंटेंसेस बनाएं और आपको ये चीज़ें सीखनी हैं। सो ठीक है, ये तो आप कह सकते हैं कुछ हद तक आसान था, लेकिन ये बहुत काम वाली चीज़ें हैं अगर आप समझ लें। सो अगले टॉपिक पर आते हैं। मेरा जो ज़्यादातर शौक़ होता है किताब पढ़ने का, वो होता है नॉन फिक्शन यानी सेल्फ हेल्प बुक्स। तो मैंने वहाँ एक बात नोट की है कि वहाँ ज़्यादातर हेड का इस्तेमाल बहुत होता है। हेड का, अब किस तरह आप कोई एक ऑथर है यानी एक राइटर है, वो अपनी यानी कहानी बताता है कि मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, मतलब वो बार बार हेड का इस्तेमाल, बार बार हेड का इस्तेमाल। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। हेड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम यानी किसी को ये बताना चाहते हैं कि यार पास्ट में मेरे पास एक चीज़ थी, शायद अब ना हो, वो बात की बात है। अब किसी को आप कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारा नंबर था, आई हैड योर नंबर। अच्छा, मैं उस हेड की बात नहीं कर रहा, पास परफेक्ट टेंस वो एक अलग हेड है, यानी उसके बाद हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यानी आई हैड प्लेड क्रिकेट, वो एक अलग अलग मौजूद, अलग टॉपिक है। अभी हम सिर्फ एज अ पोजीशन यानी एक चीज़ आपके पास में आपके पास थी, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल थी। आई हैड अ मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी दोस्त ज़्यादा थे। तो इस तरह एक और पॉइंट कि आप हेड के साथ, जैसे अब हैव एंड हैज़ के साथ अलग अलग यानी सब्जेक्ट्स थे। हैज़ के साथ शी, यानी हैव के साथ आई, वो एक अलग यानी अलग सब्जेक्ट्स थे। लेकिन हेड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट, ही हो शी हो, सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शी हैड, ही हैड, अली हैड, तो इट्स ओके। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं अपने। ठीक है, आपने अपना टास्क नहीं भूलना। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो अब आप देख रहे हैं सामने सिक ऑफ एंड फॉन्ड ऑफ। सिक ऑफ मीन्स किसी चीज़ से तंग आ जाना। आप जब आप किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं, सिक वो अलग है यानी बीमार। सिक ऑफ मीन्स किसी चीज़ से तंग आ जाना। लाइक अगर मैं कहूँ आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग आ गया हूँ, यानी मैं आपसे तंग हूँ। आई एम सिक ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट से बहुत तंग हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मुझे वर्ब लगाना है, तो वर्ब के साथ आपने इंग ING, लाइक आई एम सिक ऑफ वाचिंग मूवीज़, कि मैं तंग आ चुका हूँ यानी फिल्में देख देख कर, तो अब मुझे नहीं देखनी। तो ये है सिक ऑफ। तो आप इसको शी के साथ, शी इज़ सिक ऑफ, ही के साथ ही इज़ सिक ऑफ, दे, वी, तो इनके साथ यानी जो हेल्पिंग वर्ब से जैसे आर, इज़, तो यही आपको लगाने हैं। एक और बात जो शायद पहले बता भी चुका हूँ कि सिक ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा उसके बाद आपको ING, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग, आई एम सिक ऑफ राइटिंग, आई एम सिक ऑफ रनिंग, तो ऐसे ही होगा। और फॉन्ड ऑफ यानी किसी चीज़ का शौक़ होना, एक मोहब्बत, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश सीखने का शौक़ है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। आप इसे वर्ब के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, यानी उसे क्रिकेट का शौक़ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे किताबों का
यानी कि आप कह सकते हैं उसको किताबों का शौक़ है या उससे किताबों से मोहब्बत है। तो ये थे सिक ऑफ एंड फॉन्ड ऑफ, जो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दैट। अब आपके सामने है हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हैव टू एंड हैज़ टू। फॉर्मेशन सेम ही है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हैव के साथ इस्तेमाल करना है और हैज़ के साथ। हम शुरू में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो हैव टू इट मीन्स आई, वी, यू, दे। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू रन, मुझे भागना है, इसका मतलब है कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, ये मस्ट है, इट्स नेसेसरी फॉर मी टू रन, कि मुझे ज़रूर भागना है। शी हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलनी है या खेलना है। ठीक है। वी हैव टू बाय दीज बुक्स, हमें ये किताबें खरीदनी हैं। तो हैव टू एंड हैज़ टू, इनका मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम यानी कोई काम करने के लिए हम कहते हैं कि मुझे ये एनी हाउ काम करना है। यू हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ आना है। यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना है। आई हैव टू रन, आई हैव टू राइट, आई हैव टू अंडरस्टैंड। सो जो भी आपका दिल करे आप इस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम आते हैं हैड टू। हैड टू यानी कोई पास्ट में आपको काम करना पड़ा, यानी आप उसको मजबूरी कह लें कुछ भी, लेकिन ये चीज़ यानी आपको पास्ट में ये चीज़ करनी पड़ी। जैसे आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा। शी हैड टू राइट अ लेटर, उसको ये खत लिखना पड़ा। अगेन उसको मजबूरी या एक ज़रूरी काम, यानी ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पास्ट के बारे में कुछ यानी आगे वाले को कुछ बताना हो कि मुझे ये वहाँ जाना पड़ा, उससे मुझे लड़ना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा। तो ये थे हैव टू, हैज़ टू एंड हैव टू। ठीक है। अब आपके सामने है शुड एंड शुड हैव। तो पहले शुड पर बात करते हैं। शुड यानी आप यूँ कह लें किसी को सजेशन देना, कोई ऑब्लिगेशन यानी किसी को ये बताना कि ये तुम पर फ़र्ज़ है ये काम करना, या अपनी राय भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर किसी को कहूँ कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीना चाहिए। या यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लें, मैं यानी किसी को सजेशन दे रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ कि ये काम करना चाहिए। और रही बात फॉर्मेशन की, यानी किस तरह सेंटेंसेस बनाने, तो शुड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे या कोई नाम हो तो आप उन्हें शुड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड, आई शुड, दे शुड, सो ऑल आर ओके। ठीक है। अब बात करते हैं हम शुड हैव। तो पहले तो आप शुड हैव की फॉर्मेशन देख लें, यानी सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्मेशन यानी थर्ड जो शक्ल है उसकी, वो हमें इस्तेमाल करनी है, एंड ऑब्जेक्ट। तो शुड हैव के बारे में 3 चीज़ें समझ लें। पहली बात तो ये, हम जब भी बात करेंगे पास्ट की बात करेंगे, यानी जो काम पास्ट में किया था या नव किया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी को ये कहते हैं कि यार तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, या कभी कभी यूँ भी कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। तो सेंटेंस मिसाल के तौर पर, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। गॉन इसलिए क्योंकि जैसे फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि मैं वहाँ गया नहीं था, यानी अब मैं पछता रहा हूँ। या आप इसको नेगेटिव में कर लें कि आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं वहाँ गया था, यानी कुछ वहाँ ऐसा हुआ कि अब मैं पछता रहा हूँ कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो शुड हैव हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई पछतावा हो, यानी हम सोच रहे हैं कि यार ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था। तो जब हमें इस तरह का कुछ लिखना होता है या बोलना होता है तो हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। सो अगली बात पर आते हैं। अब ये है एज फार एज आई नो,
यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे इल्म में है, या जितना मुझे पता है। अब अगर इसको सेंटेंस में देखते हैं, एज़ फार एज आई नो शी विल नॉट कम, यानी जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में वो नहीं आएगी। यहाँ एज़ फार एज आई नो ही विल नॉट लाइक यू, जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे इल्म में कि वो आपको पसंद नहीं करेगा। एज़ फार एज आई नो शी डज़ नॉट लाइक बुक्स, जितना मुझे पता है उसको किताबें पसंद नहीं। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे इसी तरह बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि यार मुझे जितना पता है वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो ये था एज़ फार एज आई नो। अब आपके सामने स्टॉप एंड स्टार्ट। तो जब कभी भी अगर आपने स्टॉप के बाद या स्टार्ट के बाद कोई वर्ब लगानी है, वहाँ हम ING इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टॉप टॉकिंग, तो आपने अक्सर ये हमने क्लास में सुना होगा कि जब टीचर कहती है या कहती थी कि स्टॉप टॉकिंग, कि बोलना बंद करें, यानी बात मत करें। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। तो सेंटेंसेस आपको इस तरह बनाने, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग या स्टॉप रीडिंग। अब हम आते हैं स्टार्ट पर, यानी ये काम आप शुरू करें। पहले हम कह रहे थे कि ये काम बंद करो, अब कहेंगे शुरू करो। जैसे स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो, यानी ये काम आप शुरू करो। स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉचिंग मूवीज। ठीक है, तो ये था स्टॉप एंड स्टार्ट। अब आपके सामने है देयर आर मैनी वेज, तो इसका भी फॉर्मेशन है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये काम करने के कई तरीके हैं, तो हम इस तरह बात करते हैं, देयर आर मैनी वेज टू लर्न इंग्लिश। मिसाल के तौर पर कि इंग्लिश सीखने के कई तरीके हैं। ठीक है, देयर आर मैनी वेज टू लर्न राइटिंग, या देयर आर मैनी वेज टू स्पीक। बात करने के कई तरीके हैं। अब आप जो ये वर्ड है मैनी, आप इसको हटाकर कोई वर्ड या सॉरी नंबर दे सकते हैं। जैसे देयर आर 6 वेज टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के 6 तरीके। या देयर आर 5 वेज टू गो देयर, जस्ट एग्जाम्पल, हाँ, कि वहाँ जाने के 6 तरीके या 6 रास्ते। कभी कभार ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जैसे देयर आर 10 वेज टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो 10 तरीके हैं। तो ये था देयर आर मैनी वेज। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कभी कभी हम कहते हैं किसी को कि बेहतर है कि तुम ये काम मत करो, या बेहतर है कि तुम इस तरह करो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं? तो वो बनते हैं हैड बेटर। अब जैसे यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट एग्जाम्पल, कि बेहतर है कि आप इंग्लिश सीखें। यू हैड बेटर गो देयर, बेहतर है कि आप वहाँ जाएं। यू हैड बेटर कम हियर, बेहतर है कि आप यहाँ आएं। यानी ये आपके लिए बेहतर है, या आप यानी इससे आपका फ़ायदा होगा। इसको आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे यू हैड बेटर नॉट गो देयर, कि बेहतर यही है आपके लिए कि आप वहाँ मत जाएं। शी हैड बेटर नॉट राइट अ लेटर, कि बेहतर यही है कि वो ख़त न लिखें। अच्छा, एक और बात कि आप हेड को हटाकर सिर्फ बेटर भी लिख सकते हैं। जैसे शी बेटर गो देयर, बेहतर यही है कि वो वहाँ जाए। यू बेटर गो देयर, आपके लिए यही बेहतर है कि आप वहाँ जाए। यू बेटर रीड बुक्स, आई बेटर रीड बुक्स। तो आप हेड के बगैर भी इस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अगर किताबें हो या स्पीकिंग में, तो वो यानी काफ़ी लोग बेटर इस्तेमाल करते हैं। हेड बेटर भी सही है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप हेड के बगैर भी बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वांट टू। वांट टू यानी कोई चीज़ चाहना, यानी हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि ये मैं काम करना चाहता हूँ, यानी मैं ख़त लिखना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे फॉर्मेशन। तो अब अगर
मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि वो चाहते हैं कि वो मुझसे मिले, यानी वो चाहते हैं कि या वो मुझसे मिलना चाहते हैं, आप यूँ समझ लें। तो मैं कहूँगा दे वांट टू मीट विथ मी, कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। या मैं कहूँ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट विद देम, कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स चेंज हो, यानी आप कहें कि मुझे ही, शी, इट या कोई नाम, मिसाल अली, अहमद, जो भी नाम, तो आपने फिर एक बात का ख्याल रखना है। अब जैसे आप ये नहीं कह सकते कि शी वांट टू प्ले क्रिकेट या अहमद वांट टू गो टू कराची, कि अहमद कराची जाना चाहता है या कहीं भी। अब यहाँ गलती एक है। अब जैसे यू वांट टू गो टू कराची, आप कराची जाना चाहते हैं, यहाँ कोई गलती नहीं। लेकिन जब बात आती है ही, शी या कोई नाम, तो गलती ये है कि आपने वहाँ एस पुट करना है, एस ऐड करनी है, यानी शी वांट्स टू गो टू कराची। तो ये एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, अब इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ही समझे। तो आपने अगर ही, शी या कोई नाम, तो आपने एस ज़रूर पुट करनी है, ठीक है। अब ये जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप इस तरह नहीं कहेंगे कि ही वांट टू रीड बुक, कि वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, नहीं, ही वांट्स टू रीड बुक। और जब बात आती है और सब्जेक्ट्स, यानी आई, वी, यू, दे या कोई ज़्यादा हो प्लूरल्स, तो तब हमें यानी इस एस को इग्नोर ही करना, अवॉइड करना है। तो इन पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। शी वांट्स टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहती है। ही वांट्स टू गो टू दुबई, ये दुबई जाना चाहता है। यानी अब हमें अगर इनको नेगेटिव में, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम न करूँ, मैं नहीं करना चाहता, तो मैं कहूँगा आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। तो आई, वी, यू या इस तरह के सब्जेक्ट आए तो आप कहेंगे डोंट। लेकिन आप अगर ही, शी या कोई नाम, तो आप कहेंगे डज नॉट। जैसे शी डजंट या डज नॉट वांट टू गो देयर, वो वहाँ नहीं जाना चाहती। अब आपने एक चीज़ नोट की, तो जब भी अगर आपने कोई यानी इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव में करने हैं, तो एस जो हम पहले एस दे रहे थे, शी वांट्स टू गो टू कराची, अब शी डजंट या शी डज नॉट वांट टू गो, तो एस अवॉइड करेंगे, एस कट जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है और परेशान होने की कोई बात नहीं। अब आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं, आपके सामने लिस्ट है, इसमें कुछ यानी बेसिक रूल्स हैं, आप समझ जाएंगे कि कहाँ एस पुट करनी है, यानी कहाँ डू नॉट या डज नॉट, सब आपके सामने। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो अगली बात पर आते हैं। आप कोई भी YouTube खोलेंगे तो वहाँ एक कॉमन यानी एक सेंटेंस आपको यही मिलेगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। तो आपने ये सेंटेंसेस ज़रूर सुने होंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ज़्यादातर यूट्यूब चलाते हैं या फेसबुक भी, तो फेसबुक में भी इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज इसी को हम पढ़ेंगे। जैसे डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना आप मत भूलिएगा, यानी ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। तो सेंटेंस का आप ऊपर फॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस तरह बनाए जाए। एक और बनाते हैं, डोंट फॉरगेट टू वैल्यू योरसेल्फ, इसका मतलब खुद की कदर करना मत भूलिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देखें किस तरह मैंने यानी अब इस सेंटेंस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि अब तक यानी 20 मिनट या 30 मिनट तक इस वीडियो को हुए हैं, लेकिन मैंने आपको वही सेंटेंसेस, वही बातें सिखाई हैं जो अक्सर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है कम वाट में। इसका मतलब कुछ भी हो जाए। जैसे आप इसका फॉर्मेशन भी देख लें कोई, यानी इस तरह अगर सेंटेंस बनाऊं कि कम वाट में आई विल नॉट गिव यू मनी, यानी कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। कम वाट में आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू, कुछ भी हो जाए मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। तो आप सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कम वाट में
दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू, कि कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं समझेंगे। कम वॉट में ही विल नॉट रिस्पेक्ट यू, या आप कोई भी यानी किस तरह आपकी मर्ज़ी आप सेंटेंस बनाएं। तो ये था कम वॉट में। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वर्ब प्लस इंग। इसको जेरंड भी कहते हैं, लेकिन अब हम इसको इस तरह सीखेंगे। जैसे कभी कभार हम कहते हैं कि लिखना अच्छी बात है, तो कहेंगे राइटिंग इज़ अ गुड थिंग, लिखना एक अच्छी बात है। या भागना मेरी आदत है, रनिंग इज़ माई हैबिट। तो यानी पहले वर्ब है RUN रन, तो ING लगा कर रनिंग, ऊपर आप देखें लिखा हुआ है राइटिंग, WRIT राइट वर्ब है, तो ING हम लगाएंगे तो राइटिंग, यानी ये जेरंड है। तो हम कहेंगे लिखना अच्छी बात है, भागना मेरी आदत है, या रीडिंग इज़ माई फेवरेट हैबिट, यानी पढ़ना, किताबें पढ़ना एक पसंदीदा मेरा अमल है। ठीक है, तो आप इसके 5 या 10, बल्कि जितने आपको अब तक मैंने सेंटेंसेस पढ़ाए हैं उनके 5 या 10 सेंटेंस आप खुद ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कीप प्लस वर्ब प्लस ING। अब कभी कभी हम किसी को कहते हैं यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हंसते रहो या भागते रहो, तो किस तरह कहेंगे? पहले कीप वर्ब है, उसके बाद ING, हम कहेंगे कीप वॉकिंग, चलते रहो, कीप गोइंग, या अगेन चलते रहो या जाओ, या कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, कीप राइटिंग, लिखते रहें, कीप रीडिंग, पढ़ते रहें, कीप स्लीपिंग, सोते रहें। ठीक है, तो ये है कीप प्लस वर्ब प्लस ING। तो कीप यानी इस तरह के सेंटेंसेस बनाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, आपको कहीं भी मिल सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। सो डोंट फॉरगेट टू मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड यस कीप लर्निंग, सीखते रहें। अब आपके सामने गेट रिड ऑफ, इसका मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, तो आप इसको यानी हम want to के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी इसका मतलब यही निकलता है कि वो मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक देम। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई स्कूल, कि मैं अपने स्कूल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, आपको यानी ये सिर्फ समझना है कि गेट रिड ऑफ, इस पर आप सेंटेंस भी बनाएं आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसका मतलब है कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना, कि आप चाहते हैं कि नहीं ये मुझे अब चीज़ नहीं चाहिए। तो ये था गेट रिड ऑफ। अब आपके सामने है विदाउट एनी रीज़न एंड लिव विदाउट। तो विदाउट एनी रीज़न यानी बगैर किसी सबब के, यानी कोई वजह है ही नहीं, बेवजह। अब जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ क्राइंग विदाउट एनी रीज़न, यानी वो बगैर सबब के यानी बेवजह रो रही है, कोई वजह है ही नहीं। ठीक है, यू आर टॉकिंग विदाउट एनी रीज़न, यानी आप बेवजह बात कर रहे हैं। तो विदाउट एनी रीज़न यानी कोई वजह है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब है लिव विदाउट, तो इसको हम कैन के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे किस तरह, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। शी कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल, कि वो अपने मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती। तो मैं तो जस्ट कैन यानी कैन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। या मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि लिव विदाउट यानी किसी चीज़ के बगैर नहीं जीना, मतलब आपको वो चीज़ आप कहते नहीं मुझे इसके बगैर नहीं जीना। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता। तो ये था, एक था विदाउट एनी रीज़न एंड लिव विदाउट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्लस
वर्ब प्लस ing। अब जैसे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। और इस सेंटेंस को और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नाउ, NOW। जैसे कभी कभार हम कहते हैं कि यार अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर नाउ, यानी अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, आप कुछ भी कह लें। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ राइटिंग नाउ, यानी अब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसका फॉर्मेशन आप देख लें, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing। तो आप इसकी मदद से बहुत से अपने हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने इस तरह के सेंटेंसेस ज़रूर सुने होंगे कि जैसे मैं आतिफ असलम की तरह गाना चाहता हूँ, या मैं उसकी तरह खेलना चाहता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के हम कहेंगे, मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू सिंग लाइक आतिफ असलम, यानी मैं आतिफ असलम की तरह गाना चाहता हूँ। दे वॉन्ट टू प्ले लाइक शाहिद आफरीदी, मिसाल के तौर पर कि वो शाहिद आफरीदी की तरह खेलना चाहते हैं। या आई वॉन्ट टू प्ले लाइक माई ब्रदर, कि मैं वैसे खेलना चाहता हूँ जैसे मेरा ब्रदर या भाई खेलता है। आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक माई फ्रेंड्स, कि मैं इस तरह पढ़ना चाहता हूँ जिस तरह मेरे दोस्त पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप वांट टू को हटाकर यानी आप इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे शी इज़ प्लेइंग लाइक हर सिस्टर, यानी वो इस तरह खेल रही है जिस तरह उसकी बहन खेलती है। या यू आर प्लेइंग लाइक शाहिद आफरीदी, कि आप शाहिद आफरीदी की तरह खेल रहे हैं। यू आर क्राइंग लाइक अ किड, यानी आप एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। या यू आर क्राइंग लाइक अ बेबी, कि आप एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। यहाँ शी इज़ टीचिंग लाइक मी, कि वो इस तरह पढ़ा रही है जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ। तो ये था लाइक, यानी जब हम बात करते हैं कि वो आपकी तरह यानी पढ़ाती है, वो आपकी तरह खेलती है, गाती है, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं लाइक। लाइक एक और भी है पसंद, लेकिन लाइक ये भी है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम जब बात करते हैं किसी से, यानी कभी गुस्से में होते हैं, तो इस तरह बात करते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, वो कौन होते हैं मुझे डांटने वाले, या तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी तरह बात करते हैं, यानी जब हम गुस्से में होते हैं या किसी को बात समझाने वाले होते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु आर यू टू। टू के बाद आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, यानी आप बीच में ये जो यू है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हु आर यू टू सिंग अ सॉन्ग, कि आप कौन होते हैं गाना गाने वाले। हु आर यू टू स्कॉल्ड मी, आप कौन होते हैं मुझे डांटने वाले। हु इज़ शी टू स्पीक लाइक दैट, या स्पीक लाइक दिस, वो कौन होती है मुझसे इस तरह बात करने वाली। हु इज़ ही टू स्कॉल्ड मी, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जब आपको किसी से इस तरह बात करनी हो, आप गुस्से में हो सकते हैं या किसी भी मूड में, तो आप ये कह सकते हैं, यानी हु आर यू टू स्पीक लाइक दैट, या हु आर यू टू स्कॉल्ड मी। तो आप इस सेंटेंस की मदद से यानी कुछ भी अपने लिहाज से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं आपके सामने बिलीव इट और नॉट। इसका मतलब ये है कि आप यकीन करें या ना करें। लेट सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात मान ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि यार तुम मेरी बात मानो या ना मानो, यानी तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ये सच है। बिलीव इट और नॉट, दिस इज़ ट्रुथ। आप यकीन करो या ना करो, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। बिलीव इट और नॉट, आगे आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। बिलीव इट और नॉट, आई हैव नेवर मेट दैट पर्सन। आप यकीन करें या ना करें, मैं उस शख्स से कभी मिला ही नहीं हूँ। तो ये था बिलीव इट और नॉट। आपने कभी ना कभी किसी के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी काम के बारे में
ये ज़रूर कहा होगा कि ये मेरे यानी ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है, यानी मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता, ये मेरी समझ से बाहर है। तो आप उसको यानी किस तरह सेंटेंस में लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर मैं कहूँ कि शी इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी वो शख्स यानी वो लड़की मेरी समझ से बाहर है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मेरी समझ से बाहर है। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आप मेरी समझ से बाहर है। सो वंस अगेन गाइज, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस सेंटेंस के भी प्रैक्टिस करें, यानी जितने भी अब तक मैं बता चुका हूँ, तो आपने अपना टास्क नहीं भूलना, ठीक है। अब आपके सामने है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या है? तो जैसे हम कहते हैं कि मैं यानी कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ को समझने के लिए, यानी अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपना यानी बेस्ट दूंगा, अपने 100% में दूंगा। तो आप कह सकते हैं आई विल, ये यानी सेंटेंस फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू के बाद कोई वर्ब लगा सकते हैं। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर लूँ। शी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू स्टैंड बाय मी। स्टैंड बाय यानी साथ देना। इसका मतलब है कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, यानी वो 100% कोशिश करेगी मेरा साथ देने की। अब अगर आप कहते हैं कि हमें इसको पास्ट में करना है, तो सीधी सी बात है, लिखा हुआ है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो लीव का आपने सेकंड फॉर्म यानी उसका पास्ट इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे लेफ्ट। तो सेंटेंस होगा आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश, यानी मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी पूरी कोशिश की। अच्छा, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, यानी ये पूरा फ्रेज़ है, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने 7 या 8 साल पहले ये मैंने डॉन में पढ़ा था, जब यानी नवाज शरीफ के बारे में लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ यानी उनके अल्फाज थे कि आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आगे कुछ लिखा हुआ तो मैं भूल गया, लेकिन मैंने वहाँ से ये केस किया था। तो मैं जानबूझकर यानी अगर राइटिंग या स्पीकिंग तो मैं इन्हें इस्तेमाल करता हूँ, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। किसी दोस्त को कह देता हूँ जानबूझकर राइटिंग में या किसी भी लिहाज से कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यानी ये करने या वो करने में। सो ये था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि पेंसिल और पेन में क्या फ़र्क है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंस बिटवीन, यानी पहले तो सवाल पूछेंगे, कहेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ पेन एंड अ पेंसिल, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर। अब ये यानी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस मालूम करने के लिए हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम कहें कि उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ तो पहले सवाल पूछ रहा है कि क्या फ़र्क है, हम कहेंगे कोई फ़र्क नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, मिसाल के तौर पर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ पेन एंड अ पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल में कोई फ़र्क नहीं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ लैपटॉप एंड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई फ़र्क नहीं। अब पहले था सवाल कि क्या फ़र्क है, अब है कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अब कहेंगे कि बड़ा फ़र्क है। किसी को यानी हम बता भी सकते हैं कि बड़ा फ़र्क है, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, यानी एक लड़के और लड़की में बड़ा फ़र्क है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप, यानी कंप्यूटर एंड लैपटॉप में एक बड़ा फ़र्क है। तो 3 चीज़ें आपके पास आ गई, पहले सवाल पूछना कि क्या फ़र्क है, फिर उसका जवाब देना, यानी ये भी कह देना कि कोई फ़र्क नहीं, फिर यानी दूसरी राय रख देना कि बड़ा फ़र्क है। तो ये था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन। अब आपके सामने है अनलेस। अब अनलेस को किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे? अब मिसाल के तौर पर अब आप किसी को कहते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ना खाओ, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ना खाओ। तो आप इसकी फिर फॉर्मेशन देख लें। आप पहले कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, तो आप कहेंगे आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट
जब तक तुम ना खाओ। तो उसके बाद आप कहेंगे अनलेस यू ईट। अनलेस यानी यहाँ कोई नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई नॉट वगैरह कुछ नहीं। अनलेस यू ईट, आई विल नॉट ईट अनलेस यू ईट, कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम ना खाओ खाना। जैसे दूसरा एग्जांपल, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग अनलेस यू सिंग, मैं तब तक गाना नहीं गाऊंगा जब तक तुम गाना ना गाओ। आई विल नॉट गो देयर अनलेस यू गो देयर, मैं तब तक वहाँ नहीं जाऊंगा जब तक तुम ना जाओ। तो ये था अनलेस। आप इस अनलेस के भी यानी कुछ सेंटेंसेस अपने हिसाब से बनाएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब आपके सामने विल हैव टू। अब विल हैव टू यानी कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं यार तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यू विल हैव टू रन, तुम्हें भागना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिस्पेक्ट यू, मुझे आपकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह आप विल हैव टू के भी कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपके सामने है देयर इज़ नो हार्म इन। इनके बाद आप कोई वर्ब लगाएंगे और वर्ब आईएनजी के साथ। अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे एक सेंटेंस है देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग, इसका मतलब है कि सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं, यानी कोई नुकसान नहीं सवाल पूछना, आप पूछ सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। देयर इज़ नो हार्म इन ट्रेवलिंग, घूमने में कोई हर्ज नहीं, आप ये काम कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग विथ न्यू पीपल, यानी नए नए लोगों से मिलना ये कोई ऐसा काम नहीं कि आपको कोई नुकसान होगा, बल्कि आपको फ़ायदा होगा, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग, सीखने में कोई हर्ज नहीं। तो ये था देयर इज़ नो हार्म इन। अब हम आते हैं लेट, LET। अब लेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब लेट सपोज़ कभी कभार हम कहते हैं कि यार मुझे तुम सोने दो, मुझे तुम बोलने दो, उसे लिखने दो। अब लेट यानी एक परमिशन है। अब वो किस तरह? अब इस सेंटेंस में आप देख लें, लेट मी टॉक, मुझे बोलने दे। आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं यार तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी, ठीक है। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दें। लेट मी टॉक, लेट मी राइट, मुझे लिखने दें। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दें। तो आप यानी ये जो मी ऑब्जेक्ट आप कोई भी यानी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट देम, लेट हर, लेट हिम, या अली को घर जाने दें, लेट अली टू गो होम। तो आप भी इस तरह लेट के साथ यानी अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। ये मैं बार बार आपको कहता रहूँगा जब तक वीडियो है, यानी जब तक वीडियो चलेगी है। अब ये है आपके सामने इट्स टाइम टू, इसके बाद आप कोई भी वर्ब लगाएं। अब यानी हम जैसे कहते हैं कि यार अब लिखने का वक्त हो गया है, यानी इट्स टाइम टू राइट, या इट्स टाइम टू गो, अब जाने का वक्त हो गया, यानी ये वक्त अब जाने का है। इट्स टाइम टू हेल्प पुअर पीपल, यानी अब ये वक्त गरीब लोगों की मदद करने का है, यानी अब ये वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू सिंग अ सॉन्ग, यानी वक्त हो गया है कि कोई गाना गाया जाए। इट्स टाइम टू टेल यू स्टोरी, यानी ये वक्त अब हो गया है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो जब हम इस तरह बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे इट्स टाइम टू, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डेयर यू। इसका मतलब है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। अब यू को हटाकर आप कोई और भी सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये यानी गाने की, हाउ डेयर यू सिंग अ सॉन्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाना गाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाउ डेयर यू कम हियर, उसकी यानी ही उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना है। तो हम कहेंगे कि हाउ डेयर ही टेल मी व्हाट टू डू, यानी उसकी ये हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर शी स्लैप मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की।
तो आप अगर नोट कर लें तो हम यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी तरह बात करते हैं। तो अब तक अगर आप 40 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आई वुड से कंग्रेचुलेशन सीरियसली, क्योंकि यकीन करें आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, आपको बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। क्योंकि मैं जो कुछ यहाँ बता रहा हूँ वही कुछ बता रहा हूँ जो इंग्लिश में है, जो इंग्लिश एंड राइटिंग स्पीकिंग जो हम बोलते हैं लिखते हैं, तो मैं वही कुछ आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये है वन शुड लर्न हाउ टू, उसके बाद कोई भी वर्ब लगाए। अब यानी हम कहते हैं किसी को, यार कोई तुमसे सीखे कि किस तरह ये काम किया जाए। कोई तुमसे या उनसे सीखे, कोई उनसे सीखे कि किस तरह खत लिखा जाए, किस तरह स्पीकिंग की जाए, किस तरह ये काम किया जाए। तो सेंटेंस हम इस तरह बनाएंगे कि वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू राइट अ लेटर। मिसाल के तौर पर कि कोई तुमसे सीखे, वन यानी कोई भी, आप somebody भी कह सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इस सेंटेंस में कहेंगे वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू राइट अ लेटर, कि कोई तुमसे सीखे कि किस तरह खत लिखा जाता है। वन शुड लर्न फ्रॉम देम हाउ टू रीड बुक्स, कोई उनसे सीखें कि किताबें किस तरह पढ़ी जाती हैं। वन शुड लर्न फ्रॉम मी हाउ टू, मिसाल के तौर पर हाउ टू रिस्पेक्ट माई टीचर्स, यानी कोई मुझसे सीखे कि किस तरह उस्तादों की इज़्ज़त की जाती है। तो ये है वन शुड लर्न प्लस यानी हाउ टू एंड वर्ब। अब आपके सामने है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर के दो मीनिंग है, लेकिन हम एक ही मीनिंग पढ़ेंगे इसमें कि इसका मतलब है कोई चीज़ ख़राब। ठीक है, अब वो हम ये जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे माई वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी मेरी वॉच ख़राब हो चुकी है या ख़राब हो गई है। माई लैपटॉप इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, माई मोबाइल इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। या ये जो लिफ्ट है यानी दिस एलिवेटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी ये जो लिफ्ट है ये काम नहीं करता। तो ठीक है, तो आउट ऑफ ऑर्डर यानी जैसे बता चुका हूँ कि उसकी दो मीनिंग है, लेकिन हम एक ही मीनिंग पढ़ रहे हैं, यानी कोई चीज़ ख़राब हो जाना, किसी चीज़ में खराबी आ जाना, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। क्या आपने कभी ये सोचा है या कभी आपने ये देखा है? तो हम इस तरह बात करते हैं, यानी क्या तुमने कभी ये काम किया है, क्या तुमने कभी इस तरह कोई किताब पढ़ी है? तो इसको कहते हैं हम हैव यू एवर, उसके बाद यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे हैव यू एवर गॉन देयर, कि क्या तुम कभी वहाँ गए हो। हैव यू एवर मेट, यानी मेट जो है वो थर्ड फॉर्म है मेट। हैव यू एवर मेट अ पर्सनैलिटी, अ बिग पर्सनैलिटी, यानी आप किसी बड़ी शख्सियत से कभी आप मिले हो। हैव यू एवर रिटन अ बुक, क्या आपने कभी किताब लिखी है। हैव यू एवर हेल्प्ड अ पुअर पीपल, क्या आपने कभी किसी गरीब की मदद की है। तो ये है हैव यू एवर। तो आपने अगर किसी से भी इस तरह कोई बात करनी हो तो आप हैव यू एवर की मदद से कर सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं, यानी स्पीकिंग राइटिंग में आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब यहाँ है हैव या हैज़ नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं किसी से कि यार मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा उससे कोई काम नहीं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आई, यानी अगर मैं आई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके साथ तो मुझे हैव ही इस्तेमाल करनी है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी मेरा कोई आपसे काम ही नहीं यार। या आप इस तरह भी कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स, मेरा सियासत से कोई काम नहीं। यानी जब हम गुस्से में कहते हैं, मिसाल के तौर पर कि यार भाड़ भी जाए ऐसी चीज़ें, मेरा कोई काम नहीं इनसे। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ माई प्रॉब्लम्स, यानी उससे मेरे मसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई यानी उसको कोई परवाह ही नहीं कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ। या आई हैव नथिंग टू डू विथ योर लाइफ, कि मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम जानो तुम्हारी लाइफ जाने। तो इसको हम कहते हैं हैव नथिंग टू डू, हैव या हैज़ नथिंग टू डू विथ
कि जब हमें इस तरह बात करनी हो कि यार मेरा कोई काम नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, अब ये है आपके सामने वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज, उसके बाद कोई भी वर्ब लगाएं। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई सेंटेंस बना रहा हूँ, इसकी फॉर्मेशन तो आपके सामने है, लेकिन कोई एक सेंटेंस बना रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आप इसको किस तरह बनाएंगे? तो हम कहेंगे आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज टेल लाई, कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा झूठ बोलते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज, या कुछ भी, यानी आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज अब्यूज, कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा गालियाँ देते हैं। अब ये है नेगेटिव, यानी इसको मैंने नेगेटिव में बना दिया। लेकिन मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज लर्न, कि मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा सीखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज बिलीव इन गॉड, कि वो उन लोगों में से है जो हमेशा खुदा में यकीन रखते हैं। तो अब आप खुद बताएं, क्या हम इस तरह बात नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? क्या हमने कभी इस तरह बात नहीं की कि यार तुम उन लोगों में से हो जो हमेशा इस तरह काम करते हैं, या मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मानते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु गिव अप। ठीक है, तो ये था वन ऑफ दोज पीपल। अब आगे चलते हैं। अब आपके सामने है एज यानी जैसे। तो अब इसमें जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मिसाल के तौर पर हमने कभी ना कभी किसी को यूँ ज़रूर कहा होगा कि यार तुम ऐसे गा रहे हो जैसे कि तुम बहुत बड़े यानी फ़नकार हो, इन खुद को यूँ दिखा रहे हो, या तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। ठीक है, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे? मिसाल के तौर पर हम कहेंगे यू आर सिंगिंग, यानी तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग, उसके बाद एज लगाएंगे, यू आर सिंगिंग एज यू आर अ बिग स्टार, कि तुम इस तरह गा रहे हो कि जैसे कि तुम बहुत बड़े यानी स्टार हो या बहुत बड़े सिंगर हो। शी इज़ टॉकिंग टू मी एज शी इज़ माई मदर, यानी वो लड़की जो मुझसे इस तरह बात कर रही है जैसे कि वो मेरी माँ है। यू आर स्कॉल्डिंग मी लाइक, यू आर स्कॉल्डिंग मी एज यू आर माई ब्रदर या बिग ब्रदर, कि तुम मुझे इस तरह डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तो अब इतने यानी सेंटेंसेस एज के काफ़ी हैं आपके लिए। नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। आप अपने लिहाज से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इस वीडियो का यानी ये जो सब कुछ अब तक समझा चुका हूँ, सिर्फ मकसद इतना है कि एज अ बिगिनर आपकी अंग्रेज़ी इंग्लिश कुछ हद तक अच्छी हो जाए, कुछ आपको ज़रूर यहाँ से मिले। ठीक है ना? सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करें आप यूट्यूब पर जाते हैं और आप वहाँ यानी यूट्यूब को ये बताना चाहते हैं कि यार मुझे इंग्लिश कैसे सीखनी है। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये नहीं लिखेंगे कि वाई या वाट, आप लिखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश किस तरह सीखनी है, या हाउ टू रीड बुक्स, किताबें किस तरह पढ़नी है। तो ये 2 सेंटेंसेस। अब इसके अलावा कभी कभी हम यूँ भी कहते हैं कि यार एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो टू के बाद हम कहेंगे, यानी जब बनने की बात आए तो हम बी का इस्तेमाल करेंगे, बी, हाउ टू बी अ गुड पर्सन, यानी एक अच्छा इंसान किस तरह बना जाए। हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा यानी शागिर्द किस तरह बना जाए। हाउ टू बी अ गुड टीचर, या हाउ टू बी अ डॉक्टर, हाउ टू बी अ यूट्यूबर। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें थी, एक था हाउ टू और दूसरा था हाउ टू बी। मगर इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ है आई नो हाउ टू प्लस कोई भी आप वर्ब इस्तेमाल करें, जैसे कि आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं जानता हूँ कि किस तरह क्रिकेट खेली जाए। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, मैं जानता हूँ किस तरह खत लिखा जाए। आई नो हाउ टू फाइट, मैं जानता हूँ कि किस तरह लड़ा जाए। अब इसको अगेन
बी के साथ इस्तेमाल करें। जैसे आई नो हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि किस तरह अच्छा शागिर्द बना जाए। आई नो हाउ टू बी अ गुड टीचर, आई नो हाउ टू बी अ गुड मदर, गुड फादर, जो भी आपका दिल करे। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड। पहले जो पॉइंट हमने पढ़ी थी वो थी एज़ फार एज़ आई नो, यानी जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन ये है एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड। इसका ये मतलब है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी बात है। या एज़ फार एज़ शी इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक उसकी बात है, यानी जब उसकी बात की जाए। एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, अब इसको सेंटेंसेस में यानी इस्तेमाल करते हैं। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड आई डोंट लाइक क्रिकेट, यानी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ तक मेरी बात की जाए, मैं तो क्रिकेट को पसंद ही नहीं करता। एज़ फार एज़ शी इज़ कंसर्न्ड शी डजंट नो अबाउट इट, यानी जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, जहाँ तक उसकी बात की जाए, तो उससे तो ये चीज़ें पता नहीं है। एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न्ड, जहाँ तक आपकी बात है, आपका ताल्लुक़ है। अब आप जो भी सेंटेंस आगे बनाएं तो ये इस तरह बनेंगे। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, शी इज़ कंसर्न्ड, यू आर कंसर्न्ड या दे आर कंसर्न्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स नेवर टू लेट प्लस कोई भी वर्ब आप इस्तेमाल करें। अब इसका क्या मतलब, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब है कि अभी भी वक्त है कि आप इंग्लिश सीख लें, यानी इतनी देर हुई नहीं है, ज़्यादा देर नहीं हुई, आपके पास वक्त है। इट्स नेवर टू लेट टू मीट विथ योर फ्रेंड्स, अभी भी वक्त है कि आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, मतलब उनसे मिलें, ज़्यादा देर नहीं हुई। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग या एनीथिंग, कि इतना यानी इतनी देर नहीं हुई है कि आप कुछ सीख न सकें, आपके पास वक्त है, आपके पास एनर्जी है। तो इट्स नेवर टू लेट का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव नो राइट। हैव नो राइट, कभी कभार हम किसी को कहते हैं तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने की, या तुम्हें कोई हक नहीं वहाँ जाने की, तुम्हें कोई हक नहीं ये करने के लिए या वो करने के लिए। तो इसको सेंटेंस में हम इस तरह बनाएंगे, यू हैव नो राइट टू स्पीक लाइक दिस। यू हैव नो राइट टू स्पीक लाइक दिस, कि तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने की। या आप इस तरह कह लें कि आई हैव नो राइट टू सिंग अ सॉन्ग, कि मुझे कोई हक नहीं गाना गाने की। आई हैव नो राइट टू गो देयर। तो मैं बार बार ये सेम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें। आई हैव नो राइट टू गो देयर, मुझे कोई हक नहीं वहाँ जाने की। अब इसको नो को हटाकर आप इतना भी कह सकते हैं कि आई हैव राइट टू स्पीक, कि मुझे हक है बोलने का। हम इस तरह यानी कभी कभार हम कहते हैं कि यार मुझे हक है, मुझे ये काम करने का हक है। यू हैव राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, कि आपको हक है सवाल पूछने का। आई हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, कि मुझे हक है कि मैं सवाल करूं। तो ये था हैव नो राइट, या आप हैव राइट भी कह सकते हैं, यानी हैज़ राइट भी है। अगर शी ही आए तो वहाँ आप हैज़ राइट, ही हैज़ राइट टू स्पीक, ही हैज़ राइट टू स्पीक, या कोई भी एक नाम हो तो वहाँ आप हैज़ राइट लगा सकते हैं। तो ये था हैव एंड हैज़ नो राइट। अच्छा, तो वीडियो ख़त्म होने वाली है, मगर अभी भी एक दो चीज़ें हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे तुम पर फ़ख्र है, या फ़लाँ को मुझ पर फ़ख्र है। तो आप फॉर्मेशन देख लें, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, मुझे आप पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर्स, कि मुझे अपने जो भाई हैं उन पर फ़ख्र है, मतलब उन्होंने कुछ ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा, तो इसलिए मुझे उन पर फ़ख्र है। माई फादर इज़ प्राउड ऑफ मी, या
माई फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ मी, कि मेरे दोस्तों को मुझ पर फ़ख्र है। तो ये है प्राउड ऑफ। अब जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। अब आप देख लें, वाट एवर मतलब आपके ये सामने फॉर्मेशन है कि वाट एवर यू आर सेइंग या यू आर रीडिंग, इसका मतलब है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो गलत है या सही है, वो सेंटेंस बनाकर देखेंगे। अब जैसे कि वाट एवर यू आर सेइंग, वाट एवर यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग, कि आप जो भी कह रहे हैं मुझसे वो गलत है। या वाट एवर यू आर सेइंग इज़ राइट, कि आप जो भी कह रहे हैं वो सही है। अब ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आप इसको पास्ट में भी कह सकते हैं कि मतलब कि आपने जो कुछ कहा था मुझसे वो गलत था या गलत है, तो वो तो एक अलग टॉपिक है। मगर अभी हम पढ़ रहे हैं कि वाट एवर यू आर रीडिंग इज़ रॉन्ग या इज़ इंटरेस्टिंग, कि आप जो भी अभी यानी जो पढ़ रहे हैं आप वो बहुत इंटरेस्टिंग है या गलत है या सही है। तो ये है वाट एवर। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है वांट यू। वांट या आई वांट यू प्लस कोई भी वर्ब, जैसे कि आई वांट यू टू रिस्पेक्ट मी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इज़्ज़त कर लें। जो पहले शुरू में हमने पढ़ा था वो सिर्फ वांट था। जैसे आई वांट टू रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज़्ज़त करना चाहता हूँ। अब यहाँ कुछ अलग चीज़ है, यानी यहाँ है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इज़्ज़त कर लो। आई वांट यू टू रिस्पेक्ट मी। आई वांट यू टू राइट अ लेटर, कि मैं चाहता हूँ कि आप खत लिखें। आई वांट यू टू सिंग अ सॉन्ग, कि मैं चाहता हूँ कि आप गाना गा लें। अब यहाँ जो यू है, आप यू को रिप्लेस कर सकते हैं कोई, यानी कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वांट अली टू कम हियर, कि मैं चाहता हूँ कि अली यहाँ आए। आई वांट हर टू रिस्पेक्ट मी अगेन, कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी इज़्ज़त कर ले। आई वांट माई ब्रदर्स टू वर्क हार्ड, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई मेहनत करें। तो ये है वांट, यू प्लस कोई भी वर्ब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपके सामने है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आपने कोई भी वर्ब इस्तेमाल करनी है। जैसे इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू, कि आपकी मदद करना ये एक मेरी जिम्मेदारी है। आप इसको ड्यूटी भी कह लें, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प यू, लेकिन फ़िलहाल हम कहेंगे इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, कि यानी मेरे माँ बाप का ख्याल रखना ये एक मेरी, यानी ये मुझ पर फ़र्ज़ है, ये एक मेरी जिम्मेदारी है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पर है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स, कि नए नए दोस्त बनाना ये एक मेरा मुझ पर एक फ़र्ज़ है। आप कुछ भी कह लें, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ये है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, आई होप आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने जितने भी चीज़ें आपको समझा ली हैं वो सब आपने समझ लिए या सब आपके काम के थे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मालूम हो, कुछ चीज़ों में आपने कहा होगा कि नहीं ये मुझे पता है। मगर मैं इस बात की ज़रूर गारंटी देता हूँ कि एज़ अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको एज़ अ न्यू मिली होंगी, कि आपने ज़रूर ये कहा होगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। हाँ, अगर पता भी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस पर यानी वहाँ सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाए। So, thank you very much.